सो बेसिकली कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था इंस्टंटेनियस स्पीड निकालना, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी निकालना, ये सारी बातें हमने कल की क्लास में की थी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालना भी हमने आपको सिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा आगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में आता है, ध्यान से सुनिए, बातें नहीं करिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में आता है बड़ा शानदार टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी के बेसिस पर हम लोग बनाएंगे। इसका नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक ग्राफ मैं आपके सामने लिखूंगा और मैं चाहूंगा कि एक एक ग्राफ को आप अच्छे तरीके से याद रखें, बिल्कुल ना भूलें उसे। ठीक है, जिन बच्चों ने एक दो दिन से अपने लेक्चर मिस किए हैं वो ऑनलाइन अपने लेक्चर को फिनिश करें। ठीक है, देख लिए हैं। बाकी परी तुम भी अपने अपने ऑनलाइन लेक्चर फिनिश करो। जिसका भी लेक्चर मिस हुआ है वो अपना ऑनलाइन लेक्चर को फिनिश करें। ठीक है, लिख दो अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ हमारे पास में आता है ये देखो, y एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पर है टाइम। y एक्सिस पर है x, ये x जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये क्या तो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा या ये डिस्टेंस को दिखाएगा, और x एक्सिस पर आप लोगों को दिख रहा है टाइम। ठीक है, जब भी आप लोगों को बेटा ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, एक्सटी ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा, देखो कैसा ग्राफ है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है और टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल है। बोलो टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है? तो ये ग्राफ हमेशा रिप्रेजेंट करेगा रेस्ट को। काहे को रिप्रेजेंट करेगा? जो भी बॉडी है जिसके लिए भी मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, वो बॉडी आराम से रेस्ट में रखी हुई है, ये चीज इस बात को दिखाएगी। बोलो समझ आया नहीं आया? ठीक है, नंबर 2 ग्राफ हमारे पास में आता है बेटा कुछ ऐसा, y एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पर है टाइम, ग्राफ है हमारे पास में स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम। देखो ध्यान से, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये इस बात को शो कर रहा है कि x तो नहीं बढ़ रहा है। देखो x तो इतना है, x इतना है, x एरो का साइन टाइम की डायरेक्शन में है, यानी टाइम तो बढ़ता जा रहा है। ओके, लेकिन x की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। तो ये ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्ट को, और ये वाला ग्राफ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लाइन जिससे 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना बेटा, वो चीज कांस्टेंट रहती है। अब बताओ ये वाली लाइन किससे 90 डिग्री का एंगल बना रही है? कहां से बना रही है? ये वाली जो मैंने येलो लाइन आपके सामने बनाई है, ये कौन से एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है? टाइम से। तो जिससे 90 डिग्री का एंगल बनेगा वही चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि सेकंड वाले ग्राफ में टाइम कांस्टेंट है। इसका टाइम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? टाइम बढ़ नहीं रहा है। तो तुम बताओ कि ऐसी इस पूरी ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह है जहां टाइम ना बढ़ रहा हो, कि टाइम फिक्स हो जाए, टाइम रुक जाए? क्या टाइम रुक सकता है? बिल्कुल नहीं रुक सकता है। टाइम कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। टाइम हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि ये ग्राफ हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डजंट एग्जिस्ट। ये ग्राफ हमारा एग्जिस्ट ही करने वाला नहीं है। बोलिए समझ आया या नहीं आया? ऊपर वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्ट को, और नीचे वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम कांस्टेंट है। और आप जानते हैं कि टाइम कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये ग्राफ हमारा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम थर्ड ग्राफ पर। थर्ड ग्राफ, यहां है डिस्प्लेसमेंट और यहां है टाइम। जो थर्ड ग्राफ है मेरे पास में, वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। दिख रहा है आपको? ग्राफ का मतलब जरूर जानना है आपको कि कौन सा ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है। ओरिजिन से मतलब होने का मतलब यह है, ग्राफ के ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब यह है कि ये इनिशियल पॉइंट है, यानी जब टाइम की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू भी 0 है। आप जानते हैं कि ओरिजिन पर x का कोऑर्डिनेट भी कितना होता है और y का कोऑर्डिनेट भी कितना होता है, तो इसीलिए ग्राफ टाइम बराबर 0, x बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है।
बोलो समझ आ रही है क्या बात? ग्राफ है हमारा स्ट्रेट लाइन। अब याद रखना है आपको, जब भी एक्सटी ग्राफ का मतलब है एक्स और टाइम के बीच में बनने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। कैसी लाइन रहेगा? तभी हमारी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड बिल्कुल हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। तो एक्सटी ग्राफ में जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि स्पीड कांस्टेंट है। बेटा स्पीड के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? आप प्रैक्टिकली मीनिंग क्या निकालेंगे? मैंने कहा स्पीड कांस्टेंट, तो एकदम से आपके दिमाग में फर्स्ट इमेज क्या बनी इसकी? स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब यह है गाड़ी एक जैसी स्पीड से जा रही है, ना तो गाड़ी एक्सीलरेट कर रही है, ना तो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है और ना ही गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। व्हीकल एक जैसी स्पीड से मूव कर रहा है। बिल्कुल, जब व्हीकल एक जैसी स्पीड से मूव करता है, इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा है। भाई जब एक्सीलरेशन होता है तब तो व्हीकल की स्पीड बढ़ती है, समझ आ रही बात? और जब डी एक्सीलरेशन होता है तब स्पीड कम होती है। यहां तो स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब यह है एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 के बराबर है। बोलिए समझ आया या नहीं आया? ठीक है, ओके। अब आते हैं बेटा हम फोर्थ ग्राफ में। देखिए फोर्थ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? वाई एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पर है टाइम। मैंने आपके सामने बनाया बेटा ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ बनाया मैंने आपके सामने, ये ग्राफ बनाया। सबसे पहले ग्राफ को देखकर मुझे आप ये बताओ, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? ज्योति स्ट्रेट लाइन है ग्राफ? जब भी आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देखो एक्सटी में, काहे में? इतना ध्यान रखना, एक्सटी में देखना है। कभी कहीं भी बता दो कि यहां स्पीड कांस्टेंट है, एक्सटी में सिर्फ ऐसा होगा। जब भी एक्सटी में आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखोगे, आप तुरंत कहोगे कि भैया स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है? और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना है? अब मुझे आप ये बताओ कि ग्राफ स्टार्ट कहां से हुआ है? ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है बेटा, बोलो हुआ है या नहीं हुआ है? अच्छा ये बताओ कि ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। अरे है या नहीं है? और एक्स एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट होता है 0। देखो y वाले एक्सिस पर कौन है? x। यहां पर x की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन टाइम इतना गुजर चुका है, टाइम हमारा इतना गुजर चुका है, यानी इसका मतलब यह है, सुन लीजिएगा ध्यान से, इसका मतलब यह है जैसे कि ऐसी कंडीशन है, मैंने एक रेस रखी, मैंने फायर करके रेस को स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो एथलीट है, जो भागने वाला है, रेस के स्टार्ट होने के एकदम बाद उसने भागना स्टार्ट नहीं किया। पहले 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड उसने आराम से वेट किया वेट, रेस स्टार्ट हो चुकी है, वेट करने के बाद उसने भागना स्टार्ट किया। यानी इतना टाइम गुजर जाने के बाद फिर उसने दौड़ना स्टार्ट किया है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ इस बात को रिप्रेजेंट करेगा, x की वैल्यू तो 0 है लेकिन टाइम की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि ग्राफ हल्का सा आगे से स्टार्ट हो रहा है। और जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिखेगा, आप कहेंगे कि स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है बेटा, देखो आगे नेक्स्ट ग्राफ नंबर 5। y एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पर है टाइम। ये बनाया मैंने आपके सामने ग्राफ। ठीक है, पहले चेक कर लो कि कौन सा ग्राफ है। y एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट है? x एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट है? t। xt ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? और मैंने आपसे क्या कहा, xt ग्राफ में जब भी लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी तभी हमारी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कैसी रहेगी? तो बताओ यहां पर स्पीड कांस्टेंट है या नहीं है बेटा? यहां पर स्पीड हमारी कांस्टेंट है पूरी तरीके से, ये स्पीड हमारी कांस्टेंट है। और स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना है? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 के बराबर है। बात समझ पा रहे हो? अब बढ़ जाइए आगे। अब देखिए कि ग्राफ स्टार्ट कहां से हुआ है बेटा? ग्राफ स्टार्ट हुआ है यहां से। अरे हुआ है ना यहां से। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? यहां पर देखो, यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी होगी? 0। वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, यानी इस लाइन पर इसकी वैल्यू 0 होती है। समझ आ रही बात? लेकिन ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओरिजिन के थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया है x के बराबर और टाइम हो गया है 0 के बराबर। चूंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसीलिए स्पीड कांस्टेंट है
और एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 के बराबर है। बोलिए समझ आया या नहीं आया? अगले पॉइंट से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। यहां है x, यहां है t, ये ग्राफ बनाया बेटा मैंने। पहले बता दो कि कौन सा ग्राफ है ये, xt। कौन सा ग्राफ है? xt ग्राफ है। और मैंने आपसे क्या कहा, xt ग्राफ में जब भी स्ट्रेट लाइन रहेगा तभी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो मुझे जरा इस ग्राफ को देखकर ये बताओ कि स्पीड कांस्टेंट है या नहीं है? यस और नो? ओके ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि जितनी स्पीड यहां है उतनी स्पीड यहां है, उतनी स्पीड यहां है। मैंने मान लिया इसकी स्पीड v है बेटा। कितनी है इसकी स्पीड? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो लाइन है ये टाइम से कितना एंगल बना रही है बेटा? थीटा बना रही है ना, थीटा। अगर आपको इस v की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है तो v की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा। tan थीटा, इस tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है जो y वाला कोऑर्डिनेट है उसे x वाले कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दो। बताओ y पर कौन है? x, और x पर कौन है? इस वाले कोऑर्डिनेट को इस वाले कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दो। हमने x को t से डिवाइड कर दिया। यानी जब भी हमारी स्पीड कांस्टेंट होगी उसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा। वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा। यानी मैं यहां पर यह कह सकता हूं बेटा, ध्यान से सुनो दी, मैं यहां यह कह सकता हूं कि जिसका एंगल जितना ज्यादा होने वाला है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि स्पीड इक्वल है tan थीटा के। जितना एंगल ज्यादा होगा उतनी स्पीड कम होगी। जैसे सुनो ध्यान से, मैंने एक ग्राफ आपके सामने ये बनाया, y एक्सिस पर है x, x एक्सिस पर है टाइम। मैंने दो स्ट्रेट लाइन बनाई आपके सामने। बोलो दिख रही है कि दोनों स्ट्रेट लाइन? अब मुझे बताओ कि दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? तो इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, लेकिन इसकी स्पीड अलग है और इसकी स्पीड अलग है। इसकी स्पीड अलग है और इसकी स्पीड अलग है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन अलग है और ये स्ट्रेट लाइन अलग है। बोलो समझ पा रहे हो क्या? ओके, माना कि ये एंगल दे रखा है अल्फा, बेटा क्या दे रखा है? और माना कि ये एंगल दे रखा है बीटा, ये एंगल हमें दे रखा है बीटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो v1 वाली स्ट्रेट लाइन है ये टाइम के साथ कितना एंगल बना रही है? जो v1 वाली स्ट्रेट लाइन है, इस ग्राफ को देखो, यहां पर जो v1 वाली स्ट्रेट लाइन है वो टाइम वाले के साथ कितना एंगल बना रही है? तो हम v1 को लिख देंगे v1 इज इक्वल टू tan अल्फा। आगे समझ में? इसके अपॉन में रख दिया मैंने v2 को। मैं रेशो निकाल रहा हूं, ये समझ लो, मैं रेशो निकाल रहा हूं, ये समझ लो। जब मैं v2 निकालूंगा तो बताओ जो v2 वाली लाइन है, यहां देखो ध्यान से गौर करके, जो v2 वाली लाइन है वो टाइम से कितना एंगल बना रही है? अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखो, बिल्कुल ये एंगल क्या हो गया और ये क्या हो गया? तो बताओ ये पूरा एंगल कितना हो गया? हुआ या नहीं हुआ? अल्फा प्लस बीटा। तो यहां आ जाएगा बेटा मेरे पास में tan अल्फा प्लस बीटा, ये बनेगा रेशो। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू tan अल्फा अपॉन tan अल्फा प्लस बीटा। बोलिए समझ आया या नहीं आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ओके, देखो आगे, हम आगे एग्जाम्पल पर पढ़ते हैं बेटा। यहां है मेरे पास में x, यहां है मेरे पास में t। अब हमने आपको क्या सिखाया भाई? हमने आपसे कहा कि जब भी स्ट्रेट लाइन रहेगा तभी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। यहां ध्यान दो बेटा, जब भी स्ट्रेट लाइन रहेगा तभी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। बताओ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? स्पीड कांस्टेंट है, इस पूरी लाइन पर स्पीड कांस्टेंट है, इस पूरी लाइन पर स्पीड कांस्टेंट है। ये एंगल मुझे दे रखा है 30 डिग्री और ये एंगल भी मुझे दे रखा है 30 डिग्री और ये एंगल भी मुझे दे रखा है 30 डिग्री। समझ आ रही बात? प्रॉब्लम बनी, फाइंड आउट द रेशो ऑफ v1 एंड v2। आपको v1 और v2 का रेशो बताना है कितना होगा। अब इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखो और ये बताओ कि v1 वाली जो लाइन है वो टाइम के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो मैं लिख दूंगा v1 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। बोलिए समझ आया नहीं आया? अब बताओ जो v2 वाली लाइन है, v2 वाली डायग्राम को देखो यहां गौर करके,
V2 वाली लाइन टाइम से कितना एंगल बना रही है, 30 ये है और 30 ये है। बेटा ये पूरा एंगल कितना बन रहा है आपके पास में, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 30 + 30 कितना हो गया, तो यहां हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। सो हमारे पास में बन जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू 1/3। तो मेरे पास में जो रेशो निकल कर आएगा ना बेटा, वो रेशो निकल कर आएगा 1:3। दिस इज द रेशो ऑफ स्पीड, ये हमारा स्पीड का रेशो होने वाला है। बोलिए समझ आया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो बेटा, यहां है मेरे पास में x, यहां है मेरे पास में t, ये नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा। ये बनाई मैंने स्ट्रेट लाइन। पहले बताओ ध्यान से ग्राफ को देखो, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर कर दूं तुम्हारे लिए, इतना क्लियर कर दूं कि तुम्हें कोई समस्या ही ना रहे। अब ग्राफ को ध्यान से देखो, y एक्सिस पर क्या है, x एक्सिस पर क्या है, xt ग्राफ है। अब इस xt ग्राफ को जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कहा कि भाई xt ग्राफ है, और xt ग्राफ में जब भी स्ट्रेट लाइन होता है तब भी हमारी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। समझ आ रही है बात। हमें बताना है कि ये जो ग्राफ है ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से बात सुनिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात यहां से सीखने को मिलेगी आपको। ये ग्राफ स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। अब आप देखो बेटा स्ट्रेट लाइन है, बोलो है या नहीं है। अब ये देखो कि ये जो लाइन है ये टाइम के साथ इतना एंगल बनाती है या नहीं बनाती है। और ये जो एंगल बन रहा है यहां से यहां तक का, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। बोलो 90 डिग्री से बड़ा है या नहीं है। और जब भी 10 के अंदर वैल्यू 90 डिग्री से आगे निकल जाती है तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, ऐसा है कि एक तो स्ट्रेट लाइन है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, मैंने स्पीड को मान लिया v, एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो मैं स्पीड को लिखूंगा v इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन यहां थीटा 90 डिग्री से बड़ा है या नहीं है। जैसे ही एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो स्पीड हो जाती है नेगेटिव। क्या हो जाती है बेटा, यानी tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अब सोचो ध्यान से, बिल्कुल मेरी बात गौर से सुनना, v हमारा नेगेटिव आ गया। अब मेरे पास में दो ऑप्शन है, क्या तो मैं इसे स्पीड कह लूं या मैं इसे वेलोसिटी कह लूं। लेकिन मेरी समझ में यह आया यार स्पीड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, स्पीड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। स्पीड क्या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन यहां v क्या आ रही है, नेगेटिव। तो बताओ इस v को मैं स्पीड कहूं या वेलोसिटी कहूं। क्या मैं इसे स्पीड कह सकता हूं, बिल्कुल नहीं कह सकता हूं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। हम इसे क्या कहेंगे बेटा, हम यहां पर हम इसे कहेंगे वेलोसिटी। क्या कहेंगे, और वेलोसिटी निकालने के लिए जिस ग्राफ का यूज होता है उस ग्राफ का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या होता है, तो ये जो xt ग्राफ है ना आपके पास में, xt ग्राफ ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। बोलो समझ आया या नहीं आया, ठीक है। ऐसे आप कंडीशंस को करेंगे। देखो बेटा आगे नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में बनता है ये, यहां है x यहां है t, एक ग्राफ मेरे पास में ऐसे बना। सबसे पहले तो हम ग्राफ को देखते हैं यार। ग्राफ है हमारे पास में ऐसा, भाई ऐसा है ग्राफ हमारे पास में। सबसे पहले तो आप ग्राफ को देखो और मुझे बताओ कि ये जो ग्राफ है क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो स्पीड तो कांस्टेंट यहां है नहीं, स्पीड यहां कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ रही बात, यहां स्पीड क्या तो बढ़ रही है या घट रही है या दोनों काम हो रहा है यहां पर। इस सवाल में मुझसे ये पूछा है ए वाले पॉइंट पर जो स्पीड है या ए वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बी वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सी वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनना कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले आप ए वाले पॉइंट को देखो। अरे भाई दिख रहा है ए वाला पॉइंट। अब आप एक काम करो, इस ए वाले पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन बनाओ।
मैथ्स की लैंग्वेज में से टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ रही बात? ऐसे ही बी वाले पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन बनाओ, बना दी। ऐसे ही सी वाले पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन बनाओ, मैंने तीनों पॉइंट पर टच करती हुई लाइन बना दी। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद भैया देखो जरा ध्यान से, आपको यहां पर एक लाइन बनानी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहां भी एक लाइन बनानी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहां भी एक लाइन बनानी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। समझ आ रही बात? अब जरा मुझे बताओ बेटा, ये एंगल मैंने मान लिया है कि अल्फा है, ये एंगल मैंने मान लिया है कि बीटा है, और ये एंगल मैंने मान लिया है कि गामा है। समझ आ रही बात? ए पॉइंट को देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल ए पॉइंट को, इस ए वाले पॉइंट पर गौर करो। इस ए वाले पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है बेटा? तो ए वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारी कहलाएगी tan अल्फा। क्या कहलाएगी? अब अपने दिमाग पर जोर डालकर बताओ कि ये जो अल्फा वाला एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है? एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? दिख रहा है साफ साफ, अल्फा इज लेस देन ऑफ 90 डिग्री। अरे यार देख के कोई भी बता देगा, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ही है, बता दोगे या नहीं बता दोगे? और अगर 90 डिग्री से छोटा एंगल है तो ए वाले पॉइंट पर स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो पॉजिटिव हो गई। कैसी हो गई बेटा? अब बी पॉइंट पर आ जाओ, जरा बताओ बी पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है? बी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? बीटा। तो बी पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो होगी tan बीटा। बीटा इज लेस देन ऑफ 90 डिग्री। बोलो है या नहीं है? दिख रहा है बीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो इसीलिए बी पॉइंट पर वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो पॉजिटिव होगी। अब आते हैं सी पॉइंट पर, यहां आते हैं। यहां बताओ कितना एंगल बन रहा है बेटा? गामा। अरे बन रहा है यार, कितना होगा? और गामा भी 90 डिग्री से कैसा है? तो बताओ सी पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? अरे बताइए। अब मुझे ये बताइए कि अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? नहीं बता सकते हो देखकर? आई थिंक अल्फा सबसे बड़ा है, अल्फा सबसे बड़ा है, अल्फा सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो यहां स्पीड सबसे ज्यादा होगी, यहां स्पीड उससे कम होगी, और यहां स्पीड सबसे कम होगी। समझ आ रही बात? धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएंगी, चिंता मत करो। जैसे नेक्स्ट पॉइंट आया बेटा मेरे पास में, ये एक तो क्लास के अंदर बैठ कर ना ये हिलने डुलने का काम थोड़ा कम किया करो, झूलते रहोगे क्लास के अंदर बैठकर। ये दे रखा है ग्राफ, ठीक है? सबसे पहले ग्राफ को देखिए और मुझे ये बताइए कि क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? तो स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है, पक्का स्पीड कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहला जो कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला वो यही निकाला कि भैया स्पीड कांस्टेंट नहीं है यहां पर। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा, इस पॉइंट को हम लोगों ने लेट कर लिया है, इस पॉइंट को हम लोगों ने मान लिया है ए, इस पॉइंट को हमने मान लिया है बी, और इस पॉइंट को हमने मान लिया है सी। हमें बताना है कि तीनों पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी। हमें बताना है कि तीनों पॉइंट पर स्पीड पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी, ठीक है? सबसे पहले ए पॉइंट पर आ जाते हैं। मैंने ए पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन बनाई टच करती हुई लाइन। मैंने बी पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन बनाई, मैंने सी पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन बनाई। बोलो समझ आया नहीं आया? ओके। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन बनाओ, यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बेटा बनाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये देखो ये हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन बना दी यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन हो गई। यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन बनाओ, इसी के ऊपर आ गई लाइन। यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन बनाओ, बोलो आ गई या नहीं आ गई? इस एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा। अरे क्या बोला? यहाँ ब्लू लाइन के ऊपर ही येलो लाइन आ रही है, इसीलिए एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। बनेगा नहीं बनेगा? और यहाँ एंगल मैंने लेट कर दिया है बीटा। क्या लेट कर दिया बेटा? अब बताओ अल्फा कैसा है? ग्रेटर देन ऑफ 90 या लेस देन ऑफ 90? तो इसका मतलब है कि ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। बोलो है या नहीं है? अब बी पॉइंट पर आइए, बी पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है? जहां 0 एंगल बनेगा वहां वेलोसिटी भी 0 होगी। समझ आ रही बात? ओके। अच्छा अब सी पॉइंट पर आइए, एंगल बताओ बेटा कैसा बन रहा है? ग्रेटर देन ऑफ
बेटा ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री से बड़ा, इसीलिए सी पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी हो जाएगी हमारी, लो भैया ये कहानी हमारी निकल कर आएगी। ए पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, बी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है और सी पॉइंट पर वेलोसिटी है नेगेटिव। सारा खेल एंगल का है बेटा। दो बातें हमेशा याद रखनी है, एक तो ये पूरी कहानी सिर्फ एक्सटी ग्राफ के लिए है। कौन से ग्राफ के लिए है, एक्सटी ग्राफ के लिए। अगर ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन, कैसा मिलेगा, तो स्पीड रहेगी कांस्टेंट, और ग्राफ मिलेगा कर्व की फॉर्म में तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर एंगल बनेगा ग्रेटर देन ऑफ 90 डिग्री तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और अगर एंगल बनेगा लेस देन ऑफ 90 डिग्री तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और अगर एंगल बनेगा एग्जैक्ट 0 डिग्री तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 0। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया, ठीक है। ऐसे हम प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। जी सर बताइए। हाँ ऐसे बनाया है, ऐसी तो बन सकती, एक ही तो टेंजेंट बन सकती है एक पॉइंट पर। हाँ बी पॉइंट यहां है ना, और कैसे बन सकती है टेंजेंट, बताओ बताओ बताओ। कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो बी पॉइंट हमारा ऐसा है, ये है बी पॉइंट, दिख रहा है, ये है बी पॉइंट, ठीक, बिल्कुल इसके टॉप पर है। मैं थोड़ा सा तुम्हें जूम करके दिखाता हूं, दिख रहा है। अब बताओ मैं टेंजेंट कैसे बना सकता हूं यहां पर, इसके अलावा कोई और टेंजेंट बन सकती है क्या, बताओ तुम मुझे। यही तो हो सकती है टेंजेंट, ऐसे थोड़ी बनाओगे टेंजेंट, ऐसे थोड़ी बनाओगे आप टेंजेंट। वो टेंजेंट इसकी थोड़ी होगी, वो तो इस पॉइंट की हो जाएगी। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट को टच करने वाली लाइन, और भाई पॉइंट को टच करने वाली लाइन तो यही होगी यहां पर। नहीं आया अभी भी समझ में, आ गया है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे बेटा हम प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन हमारे पास में रहेगी। अच्छा थोड़ा सा और देख लो आगे, कुछ और चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ये है x और ये है टाइम, ग्राफ है हमारे पास में ऐसे, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। हमसे पूछा गया कि बताइए ये ग्राफ किस बात को रिप्रेजेंट करता है। भाई हमने कहा देखो यार बहुत ज्यादा तो हम बता नहीं सकते, हाँ लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड को तो बिल्कुल नहीं करता है। कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ सीधा होता है स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट स्पीड तो पक्का नहीं होगी। क्या तो स्पीड बढ़ रही होगी या स्पीड घट रही होगी। अगर स्पीड बढ़ेगी तो उसे हम कहेंगे एक्सीलरेशन, और अगर स्पीड घटेगी तो उसे हम कहेंगे डी एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन। समझ आ रही है बात। चलो देखते हैं कि ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको चेक करना है ना कि कौन सा ग्राफ किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस ग्राफ के ऊपर 2-3 पॉइंट लेट कर दो। एक पॉइंट मैंने यहां लेट कर दिया, एक पॉइंट हमने यहां लेट कर दिया, देखिए ध्यान से, एक पॉइंट हमने यहां लेट कर दिया और एक पॉइंट हमने यहां लेट कर दिया। आगे समझ में। अब इन पर टेंजेंट बनाइए। देख बेटा ध्यान से, टेंजेंट कैसे बनेगी, ये हो गई टच करने वाली लाइन, हो गई, ये हो गई टच करने वाली लाइन, यहां पर ऐसे हो गई, और ये हो गई यहां टच करने वाली लाइन। बताओ हो गई या नहीं हो गई, अरे बोलो यार। अब बनाओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हो गया हॉरिजॉन्टल में, ये भी हॉरिजॉन्टल में हो गया और ये भी हॉरिजॉन्टल में हो गया। इस एंगल को मैंने कहा अल्फा, इस एंगल को मैंने कहा बीटा, इस एंगल को मैंने क्या कहा, गामा। इस पॉइंट को नाम दिया A, इस पॉइंट को नाम दिया B, इस पॉइंट को नाम दिया C। अब बताओ तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है तीनों एंगल में, गामा सबसे बड़ा है। गामा इज ग्रेटर देन ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन ऑफ अल्फा। बोलो है या नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि यहां स्पीड सबसे ज्यादा होगी, C पॉइंट पर सबसे ज्यादा स्पीड होगी, फिर B पॉइंट पर होगी और फिर A पॉइंट पर होगी। यानी सबसे कम स्पीड यहां है बेटा, सबसे कम स्पीड यहां है। थोड़ा सा ऊपर गए स्पीड बढ़ गई, और ऊपर गए स्पीड बढ़ गई। तो बताओ जैसे जैसे ग्राफ में ऊपर जा रहे हो स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, तो ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्सीलरेशन को। बेटा काहे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बताओ क्लियरिटी आई है या नहीं है, पक्का, ठीक है। देखो आगे अब
नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास में, यहां है x, यहां है t, ठीक है। ग्राफ हमने बनाया कुछ ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास में। हम लोगों को कहा गया कि भाई बता दो ये ग्राफ किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेक करने का तो एक ही तरीका है हमारे पास में, हमें कुछ पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे इस ग्राफ के ऊपर। कांस्टेंट वेलोसिटी को तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। तो स्पीड या वेलोसिटी तो कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है बेटा। एक पॉइंट मैंने यहां लेट किया, एक पॉइंट मैंने यहां लेट किया, एक पॉइंट मैंने यहां लेट किया, एक टेंजेंट बनाई मैंने यहां पर, एक टेंजेंट बनाई यहां पर, एक टेंजेंट बनाई यहां पर, बना दी तीनों पे टेंजेंट। अब बता दीजिए क्या करना है मुझे, अब क्या करना है मुझे? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है बेटा, यहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन। इस पॉइंट को हमने नाम दिया A, इसे नाम दिया B, इसे नाम दिया C। इस एंगल को हमने लेट किया अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा और ये एंगल हो गया गामा। अब मुझे ये बताइए कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे एंगल कम हो रहा है। बोलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो सबसे कम स्पीड कहाँ होगी और सबसे ज्यादा कहाँ होगी? यानी ऊपर जाने पर स्पीड कम हो रही है। हमें कैसे पता चला स्पीड कम हो रही है? क्योंकि एंगल कम हो रहा है ना एंगल कम, इसीलिए स्पीड कम हो रही है। भाई हम ये कहेंगे कि अल्फा सबसे बड़ा है यहाँ पर, फिर बीटा है, फिर गामा है। तो ए पॉइंट पर स्पीड सबसे ज्यादा है, फिर बी पॉइंट पर है, फिर सी पॉइंट पर है, यानी ऊपर जाने पर स्पीड कम हो रही है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेशन को। बोलिए बेटा समझ आया नहीं करा? ये ग्राफ रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक आपको क्लियरिटी हो जानी चाहिए। एक्सटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड कांस्टेंट है, और अगर एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो इसका मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। और जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है तो क्या तो स्पीड बढ़ती है या स्पीड घटती है। अगर एंगल बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी और अगर एंगल घटेगा तो स्पीड घटेगी। बोलिए समझ आया नहीं आया? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ध्यान से, क्योंकि ग्राफ बहुत जल्दी बच्चा भूल जाता है, तो हर एक ग्राफ को ना बहुत ध्यान से बनाना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये वाला ग्राफ एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द टाइम, और टाइम के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है? यानी टाइम कांस्टेंट है। टाइम को रोक दोगे तुम लोग? टाइम कांस्टेंट कर दोगे? अरे मौज हो जाएगी अगर टाइम कांस्टेंट कर दी तुम लोगों ने। अच्छा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 11वीं क्लास में ही रह जाओगे जीवन भर अगर टाइम कांस्टेंट कर दिया, 12वीं में जा ही नहीं पाओगे। जल्दी जल्दी करो भैया, जल्दी जल्दी। कल आप लोगों की होमवर्क कॉपी चेक होगी और होमवर्क कॉपी में आपको क्या करना है? डिस्टेंस पर मैंने जितने सवाल कराए वो, डिस्प्लेसमेंट पर जितने सवाल कराए वो, स्पीड पर जो सवाल कराए वो, और वेलोसिटी पर जो सवाल कराए वो, सब अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। और कल होमवर्क कॉपी अपनी सबमिट करनी है यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, इसका सारा काम करके अपनी कॉपी सबमिट करनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। परसों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सैटरडे में। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का टॉपिक होगा आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। यही आपका टेस्ट का टॉपिक भी यही है, ठीक है। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन आप लोग कर लीजिएगा।
बढ़ जाऊं आगे? यस और नो? बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, जल्दी जल्दी फिनिश करिए। बोलो भाई, समझ आ गया? आगे बढ़ जाएं? चलिए जल्दी से नोट करिए फटाफट। ये वाला ग्राफ क्यों पॉसिबल नहीं है? ये वाला ग्राफ कौन सी कंडीशन में पॉसिबल होगा? वेलोसिटी की कंडीशन में पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ एंगल 90 डिग्री से बढ़ा जा रहा है और आप जानते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो स्पीड हो जाएगी नेगेटिव, और स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, इसीलिए वेलोसिटी पॉसिबल होगी, स्पीड नहीं होगी। ठीक है? अच्छा, स्पीड कौन से ग्राफ से निकलती है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। और वेलोसिटी कहां से निकलती है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ध्यान रखिएगा। डन? हो गया सभी का? गुड, करिए जल्दी से। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बहुत ध्यान से लिखिएगा बेटा।
हो गया? ओके, डन। चलिए आगे देखते हैं, करिए फटाफट नोट। चलो पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं, 2 मिनट के लिए रुक जाइए बस। एक छोटा सा नोट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। अभी इस ग्राफ में ना काफी काम हम लोगों को करना है बेटा, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये एक्सटी ग्राफ आया हमारे पास में, ऐसे ग्राफ बना हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। तो हमसे ना कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए ये ग्राफ पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो एक तो मैंने आपको वो बता दिया कि जो ग्राफ टाइम से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि टाइम कभी रुक नहीं सकता है, आप जानते हो। एक ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। अब इस ग्राफ के पीछे क्या कारण है कि ये पॉसिबल नहीं होगा? जैसे मुझे एक बात बताओ, मान लो कि ये 5 to 6 वाला बैच मैं आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 11th वाले स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पर मैं 2 जगह पॉसिबल हो पाऊँ। मैं इस क्लासरूम के अंदर भी पढ़ा रहा हूँ और उसी टाइम पर मैं ऊपर भी किसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक टाइम पर मैं एक ही क्लास में हो सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर एक ग्राफ एक टाइम पर एक ही पोजीशन दिखाएगा। बेटा मान लो कि टाइम है मेरे पास में t है, टाइम t। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, बताओ इस ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है? एक तो यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ कट कर रही है। यानी ये बात इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि t टाइम पर, कितने टाइम पर, तुम यहाँ भी मौजूद हो x2 पर और तुम यहाँ भी मौजूद हो x1 पर। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक टाइम पर हम 2 जगह मौजूद रहें? नहीं हो सकता है ना। एक टाइम पर हमेशा एक पोजीशन होगी। एक टाइम पर हमेशा कितनी पोजीशन होगी? एक। यहाँ एक टाइम पर कितनी पोजीशन हो रही है?
इसीलिए ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमारा ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, डजंट एग्जिस्ट। बोलिए समझ आया नहीं आया? पहचान कैसे कर रहे हो आप बेटा? पहचान आप ऐसे कर रहे हो कि x इधर दे रखा है, t इधर दे रखा है। मान लो कि ग्राफ बन गया आप लोगों का ऐसे, सुनिए ग्राफ बन गया आपका ऐसे। आपसे पूछा कि बताओ ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। अब देखो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। मैंने एक लाइन ऐसे बना दी बेटा, बना दी एक लाइन ऐसे। अब बताओ ये लाइन कितनी जगह कट कर रही है? एक तो यहाँ कट कर रही है, एक यहाँ कट कर रही है। कर रही है नहीं कर रही है? क्या एक टाइम पर हम 2 जगह हो सकते हैं? कितनी जगह हो सकते हैं? इसीलिए ये ग्राफ भी हमारा डजंट एग्जिस्ट होगा और ये ग्राफ भी हमारा डजंट एग्जिस्ट होगा। बोलिए समझ आया नहीं आया? तो 2 तरीके के ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं होंगे। 2 तरीके के ग्राफ आपके पॉसिबल नहीं होंगे। एक तो वो जो टाइम से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और एक वो ग्राफ जो एक टाइम पर मल्टीपल पोजीशन दिखाते हैं। मल्टीपल पोजीशन दिखाते हैं, वो ग्राफ भी हमारे पॉसिबल नहीं होंगे। बिल्कुल वैसे ही आप मुझे ये बताना कि बोलो ये ग्राफ पॉसिबल होगा या नहीं होगा? ये वाला ग्राफ पॉसिबल होगा या नहीं होगा हमारा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब मैं ये लाइन बनाऊंगा यहाँ पर तो देखो कितनी जगह कट कर रहा है। यहाँ कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है। कितनी जगह कट कर रहा है? 3। एक टाइम पर 3 पोजीशन बन रही है। क्या पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर कर लीजिए अब नोट। तो बेटा कल का काम मैंने आपको बता दिया है, क्या करना है समझ गए हो ना? क्या करना है? होमवर्क कॉपी आपको सबमिट करनी है। परसों आप लोगों का टेस्ट होगा। कल आपकी होमवर्क कॉपी सबमिट करने के बाद में क्लास चलेगी, जैसे चलती है वैसे ही। ठीक है, अच्छे से आप पढ़ कर आए।